डॉक्टर आरिफ अंसार। मैं एक पशु चिकित्सक हूँ। मैं आज पशुपालक भाइयों को और पशुधन सहायक भाइयों जो हैं और जो हमारे जूनियर डॉक्टर हैं उनको जो है पशुओं में जो गर्भ परीक्षण होता है यानी कि प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के बारे में बताएंगे। तो हम शुरू करते हैं अपनी जानकारी उस ईश्वर के नाम से जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, जो बड़ा ही दयालु और कृपावान है। तो आज हम गर्भ परीक्षण के बारे में बताएंगे। तो गर्भ परीक्षण के बारे में जो जानकारी है ये जो हमारे पशुपालकों के लिए भी लाभदायक है। इसके बारे में जानकारी इनको भी गर्भ परीक्षण की जानकारी होना चाहिए। इसी के अलावा जो हमारे पशुधन सहायक भाई होते हैं और इसी के साथ इन जो है हमारे जूनियर पशु चिकित्सक होते हैं जो नए नए कॉलेज से निकलते हैं, ये जानकारी उन सभी के लिए लाभदायक होगी। तो हम अब सबसे पहले जो है आपको जो है गर्भ परीक्षण क्यों करवाना चाहिए, इसका क्या लाभ है, क्या महत्व है, इसके बारे में बताना चाहेंगे। तो गर्भ परीक्षण जो है इसलिए जरूरी है क्योंकि जो हमारा पशु है, जो हमारा डेयरी फार्म है, डेयरी फार्म में जो हमारा पशु है अगर वो ज्ञापन नहीं हो पा रहा है तो हम उसे चेक करवाएंगे, गर्भ परीक्षण करवाएंगे हम। तो हमें उसका पता लग जाएगा कि ये ज्ञापन नहीं है। तो ज्ञापन नहीं है तो फिर हम उसका जो है इलाज करवाएंगे कि भाई ये क्यों ज्ञापन नहीं हो पा रहा है। तो इसका ये बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि अगर पशु ब्याएगा नहीं तो फिर वो दूध देना बंद कर देगा। इसके अलावा जो है अगर हमें पता लग जाए कि ये पशु ज्ञापन नहीं है तो हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन अगर ट्रीटमेंट बार बार करने के बाद भी ऐसी भैंस है जो बार बार ट्रीटमेंट करने के बाद भी रेस्पॉन्स नहीं दे रही हैं तो हम उनको सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं, उनको तली में डाल सकते हैं। लेकिन गायों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। गायों की हमें सेवा करनी चाहिए और उसके साथ हमें उनको, अगर ऐसी गायें हैं जो ज्ञापन नहीं हो पा रही है इलाज करवाने के बाद भी, तो हमें उन्हें गौशालाओं में छोड़ देनी चाहिए। उनको रोड पे घूमने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि इनकी वजह से कई बड़े बड़े दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट हो जाते हैं और कई इंसानों की जानें अब तक इसमें चली गई हैं। अब बात करते हैं हम, अगर हमें जब गर्भ परीक्षण किसी गाय या भैंस का करते हैं और हमें पता लग जाए कि ये पशु जो है, हमारी गाय या भैंस जो है वो 1 महीने, 2 महीने, 5 महीने, 9 महीने की गाभन है, तो फिर हम क्या करेंगे, उसकी एक्स्ट्रा देखभाल करेंगे क्योंकि जो गाभन पशु है उसकी अतिरिक्त हमें देखभाल करना चाहिए। उसको हमें अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता होती है। एक गाभन पशु की देखभाल कैसे करना चाहिए इसकी पूरी जानकारी एक हमने 7-8 मिनट का वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल एनिमल वेट केयर पे डाला हुआ है। उस पे जाके आप देख सकते हैं कि गाभन पशु की हमें किस तरीके से देखभाल करनी चाहिए। तो हमें गाभन पशु को फिर अलग करना चाहिए जब हमें पता लग जाए। उसको जो है अनावश्यक घूमने नहीं देना चाहिए, गंदा पानी नहीं पीने देना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से हमें जब पता लग जाएगा कि ये हमारा पशु है तो हम उसकी अलग से देखभाल करेंगे ताकि जो है उसको जो है एबॉर्शंस के चांस ना हो, वो जड़ आसानी से पटक दे। हम एक अच्छा उसको पोषण देंगे तो वो जड़ भी पशु है जो जड़ आसानी से पटक देगा, फूल नहीं निकालेगा और ब्याने के बाद हमें दूध उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा पशु गाभन हो चुका है ताकि हम उसकी अतिरिक्त देखभाल कर सके। ये है जो है गर्भ परीक्षण का महत्व है। इसके अलावा जो हमारे जूनियर पशु चिकित्सक हैं और जो हमारे पशुधन सहायक भाई हैं वो भी गर्भ परीक्षण करते हैं। उनके लिए सबसे बड़ा महत्व ये होता है कि हमें गर्भ परीक्षण करना आना चाहिए। गर्भ परीक्षण हमें अच्छे से आना चाहिए। ये हम धीरे धीरे अनुभव से और प्रैक्टिस से हम इसको सीख सकते हैं। इसके लिए हमें पशु, गाय या भैंस है उसके जो प्रजनन अंग है उनकी पूर्ण जानकारी होना चाहिए। तो पशु चिकित्सक भाई और जो पशुधन सहायक हैं उनके लिए इसका महत्व ये है कि कहीं हम गर्भ परीक्षण गलत ना कर दें। तो हमें गर्भ परीक्षण करना अच्छे से आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि अगर हमने एक गाभन पशु को जो है अगर हमने बिना ज्ञापन बता दिया तो हम उसका उपचार कर देंगे
उपचार करने के लिए जब हम उसके इंजेक्शन वगैरह लगाएंगे तो पशु में एबॉर्शन हो जाता है। अतः हमें गर्भ परीक्षण करना अच्छे से आना चाहिए। इसके अलावा कई बार जो है पशुओं को पशुपालक जब बेचने जाता है तो उसकी कीमत अच्छी आए, इसके लिए पशुपालक को पता होना चाहिए कि उसका पशु ज्ञावन है, तो उसके पशु की अच्छी कीमत आएगी। और अगर उसका पशु ज्ञावन नहीं है और वो उसको ज्ञावन कह के भेजेगा तो ये एक तरीके से धोखाधड़ी हो जाएगी। इसी तरीके से आजकल कानों में टैग लगा के पशुओं के रजिस्ट्रेशन किया जाता है, तो उस रजिस्ट्रेशन में भी पशु की जानकारी भरी जाती है कि वो ज्ञावन है या नहीं है, तो उसमें भी इसका महत्व है। इसके अलावा पशु का जब इंश्योरेंस करते हैं यानी कि बीमा जब हम करते हैं तो उसमें भी ये जानकारी भरी जाती है कि आपका पशु ज्ञावन है या नहीं है। अगर पशु ज्ञावन है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। यह तो हुआ गर्भ परीक्षण का महत्व कि गर्भ परीक्षण क्यों करवाना चाहिए और हमें पशु चिकित्सक भाइयों को और पशुधन सहायक भाइयों को हमें गर्भ परीक्षण क्यों करना आना चाहिए। अब हम इसके बाद आपको दूसरी जानकारी देंगे। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि पशुओं में गर्भ परीक्षण के कौन कौन से तरीके होते हैं। पशुओं में गर्भ परीक्षण के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है लक्षण। लक्षणों के आधार पर हम पशु के ज्ञावन होने का पता कर सकते हैं। दूसरा होता है पर रेक्टल एग्जामिनेशन, यानी कि हम मल द्वार से हाथ डाल के पशु का गर्भ परीक्षण करेंगे। इसको पाल्पेशन मेथड भी कहते हैं। इसके बाद तीसरा तरीका होता है लेबोरेटरी टेस्ट। लेबोरेटरी टेस्ट कई तरीके के होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से आपको लास्ट में बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि पशु के लक्षण यानी कि साइन और सिम्टम्स के आधार पर हम कैसे पहचान सकते हैं कि हमारा पशु ज्ञावन हो चुका है। तो पशुओं में क्या क्या लक्षण आते हैं जब पशु ज्ञावन हो जाता है। जब हमारी गाय या भैंस जब नेचुरल तरीके से या फिर कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से जब हमारी गाय या भैंस ज्ञावन हो जाती है तो उसमें जो है ईस्टस साइकिल बंद हो जाती है, यानी कि वो जाग पे आना, ताव पे आना बंद कर देती है। ये सबसे मुख्य लक्षण है। और अगर पशु जाग पे आना बंद कर देता है तो उसके 3 महीने बाद हमें उसका गर्भ परीक्षण करवा लेना चाहिए कि ये वास्तव में ज्ञापन हुआ है या नहीं हुआ है। कई बार पशु ज्ञापन भी नहीं होता है और फिर भी वो जाग पे नहीं आता है, क्योंकि उसके हो सकता है अंदर मवाद पड़ गई हो या फिर उसके फॉलिकल्स का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा हो या फिर उसके जो है अंदर जो फीटस है उसका मॉमिफिकेशन हो चुका है। इस तरीके से कई समस्याएं हो जाती है। तो जब पशु ताव पे आना यानी कि जाग पे आना बंद कर दे तो उसके 3 महीने बाद हमें आवश्यक रूप से गर्भ परीक्षण करवाना चाहिए। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या क्या और लक्षण पशु जब हमारा ज्ञावन हो जाता है तो हमें नजर आएंगे। जब गाय या भैंस ज्ञावन हो जाता है तो वो जो है थोड़े डोसाइल हो जाते हैं, यानी कि उनका स्वभाव में तब्दीली आ जाती है। उनका स्वभाव जो है नरम हो जाता है। इसी के साथ उनका जो शरीर है और उनके जो बाल हैं उसमें जो है थोड़ी चमक आ जाती है। और गर्भ अवस्था के प्रथम 2-3 महीनों में जो है पशु की फेटनिंग हो जाती है, यानी कि पशु थोड़ा मोटा होने लगता है, उस पे जो है वसा का जमाव होने लगता है। और इसी तरीके से जब पशु हमारा ज्ञावन हो जाता है तो उसका जो है एब्डोमन यानी कि जो पेट है वो बड़ा होने लगता है। और जो है पशु के जो है ब्याहने से 5 महीने पहले पशु के जो थन हैं उनका विकास होने लगता है, वो बड़े होने लग जाते हैं। और जब पशु 6 महीने का ज्ञापन हो जाता है तो पशु के जो है जब पशु 6 महीने का ज्ञापन हो जाता है तो पशु के दाईं तरफ की जो कोख होती है यानी कि दाईं तरफ का जो पेट होता है उसमें जो है हमारा जो बछड़ा या बछड़ी है हमारी गाय भैंस के पेट के अंदर, तो उसकी हमें मूवमेंट यानी कि उसकी हलचल को हम महसूस कर सकते हैं। इसी के अलावा जब हमारा पशु 5-6 महीने का ज्ञापन हो जाता है तो जब
जो बच्चा है, बछड़ा बछड़ी केड़ा कड़ या पाडा पाडी जो है, वो जो है एब्डोमेन में जब चला जाता है तो क्या होता है, इससे थोड़ा सा पेट पे जोर पड़ता है। तो हमें जो है, जो पशु के जो दोनों तरफ की कोख होती है, यानी कि दोनों तरफ का पेट जो होता है, यानी कि रीढ़ की हड्डी के थोड़े से नीचे, वहां हमें खोखलापन नजर आएगा, यानी कि वो नीचे बैठी हुई नजर आएगी। और जब वो थोड़ा सा नीचे है, जो बच्चेदानी नीचे जोर डालेगी, 5-6 महीने का जब गर्भ हो जाएगा, तो जो पशु के जो पुट्ठे के यहाँ पर जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो उसके जो उभार हैं, रीढ़ की हड्डी के उभार जो है, पशु की बच्चेदानी के वजन से हमें स्पष्ट नजर आने लगेंगे। जब गाय या भैंस गाभिन हो जाती है तो फिर उसके जो है धीरे धीरे दूध उत्पादन भी कम होने लगता है। इसी के साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि जो गाय या भैंस हीफर है, यानी कि पहली बार जो गाय या भैंस गाभिन हुई है, तो उनमें क्या होता है, जब वो 5 महीने की गाभिन होगी तो उनमें थनों का, यानी कि अडर का विकास होने लगेगा। और जो गाय या भैंस पहले एक बार 2 बार या 3 बार ब्याह चुकी हैं, तो उनमें ब्याहने से 2 सप्ताह या फिर 4 सप्ताह पहले ही थनों का विकास होने लग जाता है। अब हम आपको बताना चाहेंगे गाय और भैंसों में जो गर्भ परीक्षण का द्वितीय तरीका। इससे पहले हम बता चुके हैं, गर्भ परीक्षण के 3 तरीके होते हैं। पहला होता है लक्षणों के आधार पर, यानी कि साइन और सिम्टम्स के आधार पर हम गर्भ परीक्षण कर सकते हैं। दूसरा है पर रेक्टल एग्जामिनेशन ऑफ फीमेल जेनाइटेलिया, यानी कि पाल्पेशन मेथड, यानी कि पशु के मल द्वार में हाथ डाल के हम पशु के जनन अंगों को देखेंगे, महसूस करेंगे। और तीसरा मेथड होता है लेबोरेटरी टेस्ट। तो अब हम दूसरा जो तरीका है, पर रेक्टल एग्जामिनेशन ऑफ फीमेल जेनाइटेलिया, यानी कि पाल्पेशन मेथड, यानी कि हम अब पशु के जो प्रजनन अंग है उनको महसूस करके, उनको अपने हाथों से पाल्पेट करके पता करेंगे कि पशु जो है हमारा गाभिन है या नहीं है। तो हमें इसके लिए थोड़ी सी जानकारी, हमें जो हमारी गाय या भैंस है उसके प्रजनन तंत्र की थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए कि उसमें कौन कौन से हिस्से होते हैं, वो कैसे होते हैं और वो कहाँ पर होते हैं। तो सबसे पहले हम जो मादा प्रजनन तंत्र है, गाय भैंसों का जो प्रजनन तंत्र है, उसमें सबसे पहले हम आपको वल्वा के बारे में बताना चाहेंगे। वल्वा जो है, ये जो है पशु का जो मलद्वार होता है उसके नीचे स्किन के उभरे हुए लंबवत उभार होते हैं। ये जो है, ये गाय या भैंस है, वो जो उसका प्रजनन तंत्र है, ये उसका बाह्य हिस्सा है। बाकी प्रजनन तंत्र का सारा जो हिस्सा होता है वो पशु के अंदर होता है। जो वल्वा है वही बाहर होता है। वैसे वल्वा का गर्भ परीक्षण में ज्यादा महत्व है नहीं, पर रेक्टल एग्जामिनेशन में तो इसका महत्व नहीं है। लेकिन जब पशु एडवांस प्रेग्नेंट हो जाता है, यानी कि 8 महीने 9 महीने का जब पशु गाभिन हो जाता है, तब वल्वा का महत्व हमें नजर आता है। क्या महत्व नजर आता है कि जब गाय या भैंस 8 महीने 9 महीने की गाभिन हो जाती है, तो जो उसके वल्वा है वो उनमें स्वेलिंग आ जाती है, यानी कि थोड़ी सी सूजन आ जाती है। अब हम जो मादा प्रजनन तंत्र है गाय भैंसों का, उसके द्वितीय हिस्से यानी कि हम वेजाइना के बारे में आपको बताएंगे। वेजाइना जो है ये जनरली महसूस नहीं होती है। जब हम पशु के रेक्टम में हाथ डालते हैं तो ये ज्यादा महसूस नहीं होती। ये सर्विक्स के पीछे का हिस्सा होता है और वल्वा के आगे का हिस्सा होता है। ये एक कॉमन पैसेज होता है जिसमें से पशु जो है यूरिन करता है, यूरिनेशन करता है, यानी कि पेशाब करता है। और ये पशु के ब्याहते टाइम जो पशु है वो वेजाइना से ही बाहर आता है। जो वेजाइना होती है ये सीमन डिपोजिटरी साइट भी होती है, यानी कि जब पशु प्रजनन करता है
तो यहाँ पे जो मेल है, पाडा है या सांड है, वो वेजाइना में ही सीमन को डिपॉजिट करता है। जो वेजाइना है वो थोड़ी सी पतली महसूस होती है। तो की जो अगर पाल्पेटर है वो इसे कमी महसूस कर पाते हैं। अगर कोई पाल्पेटर इसे महसूस करे तो इसकी जो वाल होती है वो थिन होती है, और महसूस करें अगर हम इसको तो ये स्पंजी सिलिंड्रिकल हमें महसूस होती है। अब हम बात करते हैं सर्विक्स की। जब हम पशु के रेक्टम में हाथ डालते हैं, यानी कि मलद्वार में हाथ डालेंगे, हमें सर्विक्स महसूस होती है। सर्विक्स जो है हार्ड और मस्कुलर और ब्रिस्टली होती है। ये जो है वेजाइना के अपर एंड पे, यानी कि अंतिम ऊपरी जो हिस्सा होता है, वहां पे ये लोकेट होती है, और आगे की तरफ ये यूट्रस यानी कि बच्चेदानी से जुड़ी हुई होती है। ये जो है, जो सर्विक्स है, ये लैंडमार्क का काम करती है। जब हम गर्भ परीक्षण करते हैं गाय भैंसों में, तो गाय भैंसों में गर्भ परीक्षण में लैंडमार्क का काम करती है, यानी कि सबसे पहले हम यहीं से आगे बढ़ते हैं और सबसे ज्यादा यही महसूस हम करते हैं। और जो मेयर होती है, यानी कि घोड़ी होती है, तो जब हम घोड़ी में गर्भ परीक्षण करते हैं तो वहां पे लैंडमार्क का काम जो घोड़ी है उसकी ओवरीज यानी कि उसके जो अंडाशय हैं वो करते हैं। अब हम बात करते हैं गाय भैंस के सबसे महत्वपूर्ण अंग, महत्वपूर्ण प्रजनन तंत्र के हिस्से के बारे में। वो है यूट्रस यानी कि गर्भाशय। इसको हिंदी में हम बच्चेदानी भी कहते हैं। ये सर्विक्स के जस्ट आगे का भाग होता है। गर्भाशय के दो हिस्से होते हैं, एक तो बॉडी ऑफ द यूट्रस होता है और दूसरे होते हैं हॉर्न। हॉर्न का जो शुरुआती हिस्सा होता है वो चौड़ा होता है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं हॉर्न में, तो टेपरिंग होती जाती है, यानी कि वो संकरे होते जाते हैं। हॉर्न जो होते हैं, हॉर्न में जब फर्टिलाइज्ड एक सेल आती है, यानी कि ओवम जब आता है, तो हॉर्न में ही इसका इम्प्लांटेशन होता है, यानी कि वो वहीं पे चिपक जाता है। इसके अलावा इसको सर्विक्स के गर्भाशय को जो है सर्विक्स के जस्ट आगे महसूस किया जा सकता है, बॉडी ऑफ यूट्रस और हॉर्न को भी। जो हमारे जो पशु हैं, गाय भैंस, इनके जो हॉर्न होते हैं, इनकी जो स्थिति होती है वो गर्भावस्था की स्थिति पे डिपेंड करती है कि वो हमें कहाँ पर मिलेंगे। इसी के साथ पशु की जो उम्र है उस पर भी ये निर्भर करते हैं कि वो कहाँ पर मिलेंगे। अगर हमारा पशु छोटा है, कम उम्र का है, तो ये पेल्विक कैविटी में मिलेंगे, और जब पशु ज्ञापन नहीं है। और जब अगर हमारी जो गाय भैंस है वो काफी ज्यादा उम्र की हो गई है, 15, 16, 17 साल की हो गई है, तो जब वो गर्भवती नहीं है, तो भी उनके जो हॉर्न है वो पेल्विक कैविटी के आगे चले जाते हैं। और इसी के साथ इनकी स्थिति गर्भावस्था की स्टेज पे भी निर्भर करती है, क्योंकि जैसे जैसे गर्भकाल बढ़ता जाता है, हॉर्न जो है नीचे की तरफ चलते चले जाते हैं। अब हम बात करते हैं यूट्राइन हॉर्न के अगले हिस्से की, जिसको कि हम ओविडक्ट कहते हैं। ओविडक्ट संख्या में 2 होती है, और इसको हम फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। जो फेलोपियन ट्यूब होती है, ये आगे की तरफ जो है कीप के आकार की एक झिल्ली नुमा संरचना होती है, जिसे हम इन्फंडिबुलम कहते हैं, उससे जुड़ी हुई होती है। तो जब अंडाशय से अंडा निकलता है, तो इसको इन्फंडिबुलम जो है कैच करता है, और वो ओविडक्ट के माध्यम से, यानी कि फेलोपियन ट्यूब के माध्यम से जो है यूट्राइन हॉर्न में पहुंचता है। अब हम ओविडक्ट के आगे इन्फंडिबुलम होता है। इन्फंडिबुलम के पास में जो है गाय और भैंस में 2 ओवेरीज यानी कि 2 अंडाशय होते हैं। ये एब्डोमिनल कैविटी में लटके हुए होते हैं एक लिगामेंट के माध्यम से, और ये इन्फंडिबुलम के और ओविडक्ट के बिल्कुल ही पास लटकी हुई रहती हैं। जो अंडाशय होता है उसकी बाहरी सतह पर जब एग निकलता है तो वो फॉलिकल में बदल जाता है, और वो फॉलिकल जो पानी भरा हुआ फॉलिकल सा महसूस होता है। जब वो रैप्चर होता है फॉलिकल, तो उससे एग बाहर निकल के इन्फंडिबुलम में आ जाता है। अब हम आपको बताना चाहेंगे पेल्विस के बारे में। ये वैसे
गाय और भैंस है उसके प्रजनन अंग का हिस्सा नहीं है, लेकिन जब हम गर्भ परीक्षण करते हैं पाल्पेशन मेथड से, तो हमें पेल्विक केविटी के बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो पेल्विक जो क्या होता है, ये ओक्सी बोन से बना हुआ एक कटघरा होता है जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को कवर किए हुए रहता है। मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के लिए ये एक कटघरे का काम करता है। उसको जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, प्रजनन तंत्र है गाय भैंस का, उसको सुरक्षा प्रदान करता है। क्योंकि ये हड्डियों का बना होता है, इसलिए ये तो अपनी जगह पे फिक्स रहता है। और ये भी जो पाल्पेटर है उसके लिए एक एक्सीलेंट लैंडमार्क का कार्य करता है। जो सर्विक्स होती है और जो यूट्रस होता है, ये गर्भावस्था की अलग अलग स्थिति में क्या होता है, जब गाय या भैंस एडवांस प्रेग्नेंट होते हैं तो ये आगे की तरफ खिसकते जाते हैं। पहले पेल्विक जो रिज होती है, यानी कि अगला किनारा होता है पेल्विक कैविटी का, वहां चले जाते हैं। उसके बाद यूट्रस और जो सर्विक्स है वो एब्डोमिनल कैविटी में चले जाते हैं। हम जो है पेल्विस को जब हम रेक्टम में हाथ डालते हैं तो जो रेक्टल वाल है उसको नीचे की तरफ दबाएंगे तो हमें पेल्विक रिंग और पेल्विक कैविटी महसूस होती है। जब हम पाल्पेशन कर रहे हैं तो ये हमें पता होना चाहिए कि एम्ब्रियोनिक वेसिकल्स क्या होते हैं। जब फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वो फर्टिलाइज्ड एग आके यूट्राइन हॉर्न के में आके इम्प्लांट हो जाता है, यानी कि वहां आके चिपक जाता है। फिर उसमें विकास होने लगता है, वो डेवलप होने लगता है और वो है धीरे धीरे पानी से भरने लग जाता है। उसके चारों तरफ पानी भरने लग जाता है और झिल्ली के अंदर पानी भरा होता है, जिसे एम्ब्रियोनिक वेसिकल कहते हैं। ये एम्ब्रियोनिक वेसिकल्स जो है बड़ी होने लगती है, जिससे क्या होता है कि जिस तरफ के हॉर्न में फीटस का एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है, उस तरफ की एम्ब्रियोनिक वेसिकल्स की वजह से उस साइड का हॉर्न जो है वो थोड़ा सा बड़ा महसूस होने लगता है। अब हम आपको कोटिलिडन के बारे में बताना चाहेंगे। कोटिलिडन क्या होते हैं? ये जो फिटल मेम्ब्रेन होती है उसका जो है उस पे क्या होते हैं, बटन लाइक नोड्यूल्स होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? कोटिलिडन बोलते हैं। ये जो यूट्रस की वाल पे जो केरंकल होते हैं उनसे अटैच होते हैं और ये पोषण पहुंचाने का काम करते हैं। अब हम आपको केरंकल के बारे में बताएंगे। केरंकल क्या होते हैं? ये यूट्रस की वाल पर जो है चपटे अंडाकार उभरे हुए से निशान होते हैं जहां पर कोटिलिडन अटैच होते हैं। और ये क्या करते हैं? ये कोटिलिडन के माध्यम से फिटल मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं। ये फीटस को जो है न्यूट्रिशन पहुंचाने का भी काम करते हैं और इन्हीं के माध्यम से जो फीटस है उसका जो वेस्ट मटेरियल है वो भी इन्हीं के माध्यम से फीटस से बाहर आता है। अब हम आपको ब्रॉड लिगामेंट के बारे में बताना चाहेंगे। ब्रॉड लिगामेंट क्या होता है? एक तरीके का जो ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होती है जो कि यूट्रस को, ओवरीज को, फेलोपियन ट्यूब्स वगैरह को एक सपोर्ट प्रदान करता है। इसी के माध्यम अटैच होके ये लिगामेंट जो है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को सपोर्ट करता है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती जाती है ब्रॉड लिगामेंट भी बड़ा होता जाता है और ज्यादा वजनदार होता जाता है। अब हम आपको यूट्राइन आर्टरी के बारे में बताना चाहेंगे। ये दो होती है। ये जो है पेल्विक कैविटी के दोनों तरफ लगी होती है, दाईं तरफ होती है, एक बाईं तरफ होती है। ये मेन ब्लड सप्लाई का काम करती है यूट्राइन हॉर्न को और यूट्रस को। तो जैसे जैसे डेवलप होती है तो इसमें ब्लड सप्लाई है जो बढ़ती जाती है। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि जब रेक्टल पाल्पेशन करने जा रहे हैं तो हम आपको बता चुके हैं कि हमें जो गाय या भैंस है उसके सारे मादा प्रजनन अंग के सभी हिस्सों के बारे में हम आपको बता चुके हैं। अब हम चल रहे हैं पर रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए। तो पर रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए जाने से पहले सबसे पहले हमें खुद को तैयार करना है। इसके लिए हमें
फुल हैंड ग्लव्स हाथों में पहनने होते हैं। इसी के अलावा एप्रोन हमें लगाना होता है ताकि हमारे कपड़े गंदे ना हो, और हमें गमबूट्स पहनने होते हैं। इसी के साथ साथ हमें हमारी गाय या भैंस है, अगर हमारे पास कटघरा है यानी कि ट्रेविस है, तो उसको ट्रेविस में लेना है। आगे की तरफ 2 डंडे लगाने हैं, पीछे की तरफ हॉक से लगभग 4 इंच ऊपर पीछे की तरफ हमें एक डंडा लगाना है, ताकि अगर गाय या भैंस हमें लात मारे तो हम सुरक्षित बचे रहें। इसी तरीके से जो हमारी गाय या भैंस है उसके जो है गर्दन को हमें ट्रेविस के कोने पे बांधना नहीं है, क्योंकि जब हम पाल्पेशन के लिए, गर्भ परीक्षण के लिए पशु के रेक्टम में यानी कि मल द्वार में हाथ डालते हैं तो पशु एक्साइटेड हो जाता है, तो वो उछल के गिर भी सकता है, तो हमें उसको बांधना नहीं है, उसको ढीले ही रखना है। और इसी के साथ ट्रेविस में खास बात ये देने वाली होती है कि ट्रेविस की जो नीचे की जगह है वो स्लिपरी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी खुरदरी होनी चाहिए। और अगर हम पशु का गर्भ परीक्षण फील्ड कंडीशंस में कर रहे हैं तो हमें पशु को एक पेड़ से बांधना चाहिए, या फिर पशु के खूंटे पे रस्सी को छोटी करके बांध देना चाहिए। उसके बाद हमें जो है एक रस्सी गले से लेते हुए पीछे होक जॉइंट के ऊपर से लेते हुए पूरी घुमाते हुए वापस दूसरी साइड में गले पे बांध देनी होती है। अब हम गर्भ परीक्षण करेंगे, तो गर्भ परीक्षण करने से पहले सबसे पहले हमें लुब्रिकेंट को हाथ में लेना है। लुब्रिकेंट को हाथ में लगाएंगे ताकि पशु को गर्भ परीक्षण करवाने में आसानी रहे, पशु को डिस्कम्फर्ट ना हो। तो और लुब्रिकेंट लगाने के बाद इस तरीके से हम ये कोन बनाते हुए पशु के रेक्टम में हाथ डालेंगे, और पशु के रेक्टम में हाथ डालने के बाद उसका गोबर हम निकालेंगे। गोबर निकालने के टाइम पे पशु स्टेनिंग करता है तो हमें थोड़ी देर रुकना है। अगर पशु बार बार स्टेनिंग करना है तो हम उसकी रेक्टल वाल को दबाएंगे तो पशु नॉर्मल हो जाता है। कई बार जब हम रेक्टम से गोबर निकालते हैं, मल द्वार से गोबर निकालते हैं गर्भ परीक्षण के लिए, तो रेक्टम में बलून बन जाता है, यानी कि उसमें हवा भर जाती है। तो हमें क्या है, पशु की जो इंटरनल सतह है रेक्टम की, वहां पे थोड़ा सा हम उंगली से, फिंगर से इस तरीके से टच करेंगे तो पशु के जो है मल द्वार में कॉन्ट्रैक्शन होता है, उससे जो है पूरी गैस बाहर निकल जाती है। हमें गर्भ परीक्षण करते समय इस तरीके से सावधानी रखनी है कि पशु को डिस्कम्फर्ट ना हो, पशु के रेक्टम को कोई चोट ना पहुंचे। और इसी तरीके से अगर गाय या भैंस ज्ञावन है, 1-2 महीने 3 महीने की ज्ञावन है, तो हमें जेंटली आसानी से गर्भ परीक्षण करना है, ताकि जो है पशु के साथ साथ उसके जो नवजात शिशु है, जो उसके गर्भ में जो बच्चा है, उसको कोई चोट ना पहुंचे। अब जब हम पशु का गोबर वगैरह निकाल लेंगे तो उसके बाद हम पाल्पेशन करेंगे। देखो, पाल्पेशन में हमें, अगर हम राइट हैंडेड हैं तो हमें लेफ्ट हैंड को यूज करना है, और अगर हम लेफ्ट हैंडेड हैं यानी कि हम बाएं हाथ से काम करने वाले हैं तो हमें दाएं हाथ काम में लेना है। जैसे कि मैं राइट हैंडेड हूं तो मैं हमेशा अपने उल्टे हाथ को इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि इसी से प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि जब हम कृत्रिम गर्भाधान भी करते हैं तो सीधा हाथ जो है वो गन पास करने में आसानी रहती है। और इसी के साथ ये भी बताना चाहूंगा कि जब हम उल्टे हाथ को रेक्टम में डाल देंगे तो जो बचा हुआ हाथ है उससे हम पूंछ को पकड़ेंगे ताकि एनिमल को कंट्रोल करने में आसानी रहे। अब हम सबसे पहले रेक्टल पाल्पेशन जब करते हैं तो गाय और भैंस में हम सबसे पहले सर्विक्स को पकड़ते हैं। सर्विक्स हमें फील होती है, इसे लैंडमार्क भी बोलते हैं। इसी तरीके से जो पेल्विक ब्रिम होती है, यानी कि जो पेल्विक कैविटी होती है, उसका जो अगला हिस्सा होता है, ये भी लैंडमार्क का काम करता है। लेकिन घोड़ियों में जो है ओवेरी यानी कि अंडाशय लैंडमार्क का काम करता है। अब हम सर्विक्स को फील करना है, हमें बॉडी ऑफ यूट्रस को फील करेंगे, हम दोनों हॉर्न को फील करेंगे और ओवरीज को देखेंगे। अब हम बात करेंगे कि जब हम गर्भ परीक्षण कर रहे हैं
और गाय या भैंस जब पहले महीने की ज्ञावन है तो हमें गर्भ परीक्षण के समय क्या क्या महसूस होगा, क्या क्या हमें फीलिंग्स होंगी पाल्पेशन पे। सबसे पहले तो जो यूट्रस है वो पूरा का पूरा पेल्विक कैविटी में रखा हुआ होगा, उसके यूट्राइन हॉर्न सिमेट्रिकल रहेंगे, इसी के साथ उसको पूरा महसूस किया जा सकता है। दोनों एक समान रहेंगे, सिमेट्रिकल मतलब उनके साइज में कोई अंतर नहीं आएगा, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं रहेगा। इसी के साथ साथ जो सर्विक्स है वो बंद हमें मिलेगी। और अगर पशु 1 महीने का ज्ञावन है तो हमें दाईं की तरफ के अंडाशय या फिर बाईं तरफ के अंडाशय पर हमें कार्पस लेट्यूम भी महसूस होगी। अब हम बात करते हैं गर्भावस्था के दूसरे महीने में अगर हम गर्भ परीक्षण करते हैं तो हमें क्या क्या फीलिंग्स रहेंगी। सबसे पहले तो हम यूट्रस को देखेंगे, यूट्रस पेल्विक कैविटी में होगा, सभी साइड से वो हमें महसूस होगा, सभी साइड से वो हमें फील होगा, उसकी सभी साइड्स। और जो यूट्रस है और जो जिस तरफ के यूट्राइन हॉर्न में गर्भ धारण किया हुआ है उसकी साइज 2 से 4 गुना बड़ी हो जाएगी। और जो दूसरा हॉर्न बचा हुआ है जिसमें प्रेगनेंसी नहीं है वो नॉर्मल साइज में हमें मिलेगा। इसी के साथ जो यूट्रस यानी कि गर्भाशय की जो दीवार है वो थोड़ी सी पतली हो जाएगी और हमें सर्विक्स जो है बंद मिलेगी। और दाईं या बाईं तरफ की जो ओवेरीज है उस पे कार्पस ल्यूटेम हमें मिलेगी, जिसे हम प्रेगनेंसी कार्पस ल्यूटेम कहते हैं। और जिस हॉर्न में प्रेगनेंसी है वो 2 से 4 गुना मिलेगा। 6 सप्ताह की गर्भावस्था की स्थिति में जो प्रेग्नेंट हॉर्न है वो जो है हमें 3 से 6 सेंटीमीटर साइज का मिलेगा। और अगर जो 8 वीक का अगर प्रेगनेंसी है तो हमें यूट्राइन हॉर्न जो है वो 6 से 9 सेंटीमीटर साइज का हमें मिलेगा। और जो गर्भाशय है यानी कि यूट्रस उसकी टोनिसिटी बढ़ जाएगी। अब हम बात करते हैं गर्भावस्था के तीसरे महीने की। अगर हमारी गाय या भैंस जिसका हम गर्भ परीक्षण कर रहे हैं वो 3 महीने की गाभन है तो इसमें क्या होगा, यूट्रस जो है पेल्विक कैविटी के जो पेल्विक ब्रिम होती है यानी कि अगला हिस्सा है वहां पर मिलेगा हमें। और यूट्रस जो है वो टोन हो जाएगा, उसकी टोनिसिटी बढ़ी हुई मिलेगी और यूट्रस की वाल जो है थोड़ी पतली होगी। और जो प्रेग्नेंट हॉर्न है यानी कि जिस हॉर्न में प्रेगनेंसी है वो 9 से 12 सेंटीमीटर का हमें मिलेगा। और जो नॉर्मल हॉर्न है यानी कि जिसमें गर्भावस्था नहीं है उसकी साइज भी डबल मिलेगी हमें। सर्विक्स हमें बंद मिलेगी। इसी के साथ सर्विक्स और ओवरीज है ये आगे की तरफ खिंची हुई हमें महसूस होगी, यानी कि जो उनकी नॉर्मल पोजीशन है उससे ये पेल्विक ब्रिम की तरफ आगे की तरफ हमें मिलेंगी। अब हम बात करते हैं गर्भावस्था के चौथे महीने की, यानी कि जब गाय और भैंस जो है चौथे महीने की गाभन है और अगर हम पाल्पेशन मेथड से गर्भ परीक्षण करते हैं तो हमें यूट्रस जो है पेल्विक ब्रिम के आगे यानी कि एब्डोमिनल कैविटी में महसूस होगा। और ये सभी साइडों से महसूस नहीं किया जा सकेगा क्योंकि अब इसमें जो है थोड़ा सा जैसे एक बोल में पानी भर देते हैं इस तरीके से हमें पानी भरा हुआ महसूस होगा। यूट्रस की वाल जो है थिन रहेगी और जो सर्विक्स है और जो ओवरीज हैं वो एब्डोमिनल कैविटी में हमें मिलेंगी। 4 महीने की गर्भावस्था में हमें जो है फीटस है वो महसूस होगा और 2.5 सेंटीमीटर साइज के जो है कोटिलिडन महसूस होंगे। इसी के साथ हमें फ्लक्चुएशन एंड फ्रेमाइटिस भी महसूस होगी। फ्लक्चुएशन का मतलब होता है जब हम जो उसको तो वो जो है थोड़ा टेंस हमें महसूस होगा। और फ्रेमाइटिस का मतलब होता है जो यूट्राइन आर्टरी है उसमें ब्लड की सप्लाई जो है बढ़ जाने की वजह से जो उसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, जैसे एक प्लास्टिक के पाइप में पानी फ्लो होता है तो वो हमें हाथ लगाने पे जैसा महसूस होता है, इस तरीके से बहुत तेजी से हमें यूट्राइन आर्टरी में ब्लड का
सर्कुलेशन महसूस होगा, इसे हम फ्रेमाइटिस बोलते हैं। इसी के साथ तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो गर्भावस्था का जब दूसरा महीना होता है तो वहां पे हमें स्लिपरी मूवमेंट ऑफ द फीटल मेम्ब्रेन होती है। स्लिपरी यानी कि जब हम यूट्रस को दोनों फिंगर्स के बीच में पकड़ते हैं तो जो फीटल मेम्ब्रेन है वो स्लिप होती है, और सर्विक्स जो है पेल्विक ब्रिम पे मिलेगी या फिर उसके आगे की तरफ मिलेगी। और अगर हम गाय या भैंस के गर्भावस्था के 5वें महीने में गर्भ परीक्षण करते हैं तो जो यूट्रस है वो पूरी तरीके से एब्डोमिनल कैविटी में चला जाता है, और अब हम महसूस करेंगे तो हमें जो है फीटस महसूस होगा, और इसी के साथ लगभग 3.5 सेंटीमीटर यानी कि 3.5 सेंटीमीटर साइज के हमें कोटिलिडन्स महसूस होंगे, और हमें जो है फ्लक्चुएशंस भी महसूस होंगे, और जो फ्रेमाइटिस है उसकी जो फ्रेमाइटिस की जो एम्पलीट्यूड है यानी कि वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि ब्लड का फ्लो और ज्यादा बढ़ जाएगा, और जो सर्विक्स है वो खिंची हुई हमें महसूस होगी। सर्विक्स जो खिंची हुई होगी वो एब्डोमिनल कैविटी की तरफ बढ़ी हुई और खिंची हुई महसूस होंगी। और अगर हम गाय या भैंस के गर्भ परीक्षण जब 6ठे और 7वें महीने में करते हैं तो यूट्रस है वो पूरा का पूरा एब्डोमिनल कैविटी में चला जाता है, और इस समय पे हमें फीटस भी महसूस नहीं होता है। फीटस भी महसूस नहीं होगा क्योंकि वो भी पूरी तरीके से एब्डोमिनल कैविटी में चला जाता है। लेकिन फ्रेमाइटिस जो है यानी कि जो यूट्राइन आर्टरी में जो ब्लड सप्लाई है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और उससे हम पता कर सकते हैं कि पशु 6 या 7 महीने का ज्ञावन है। और इसी के साथ साथ ओवरीज भी एब्डोमिनल कैविटी में चली जाएंगी तो ये भी हमें महसूस नहीं होगी, बस हमें जो है सर्विक्स जो है वो पेल्विक रिम पर खिंची हुई महसूस होगी। और कोटिलिडन की साइज बढ़कर जो है वो 4.5 सेंटीमीटर यानी कि लगभग 4.5 सेंटीमीटर के हमें कोटिलिडन्स महसूस होंगे। अब हम बात करते हैं गर्भावस्था के 8वें और 9वें महीने में जब हम गर्भ परीक्षण करते हैं तो जो यूट्रस है, यूट्रस तो एब्डोमिनल कैविटी में रहेगा लेकिन जो फीटस है वो पेल्विक कैविटी की तरफ बढ़ा हुआ महसूस होगा, यानी कि पेल्विक जो ब्रिम होती है वहां पे हमें महसूस होगा, और फीटस के हेड और हमें लेग्स आसानी से महसूस होंगे। इसी के साथ जो है फीटस की मूवमेंट भी हमें महसूस होगी आसानी से। इसी के साथ साथ जो है कोटिलिडन की साइज भी बढ़ के 8 से 9 सेंटीमीटर हो जाएगी, और फीटल डेवलपमेंट हमें महसूस होगा, यानी कि जब हम फीटस को हाथ से ऐसे दबाएंगे तो वो वापस हमें महसूस होगा, वापस उछाल हमें देगा, हमारे हाथ को वापस से वो प्रेशर मारेगा, इस तरीके से हमें महसूस होगा। अब इस तरीके से हम सभी जो अलग अलग महीने हैं, पहला महीना, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां महीने, सभी महीनों की गर्भावस्था के बारे में हमने आपको लगभग सभी जानकारी दे दी है। लेकिन कई बार अगर पशु में इसके अलावा दूसरी कंडीशंस भी हमें मिलती है, इसको बोलते हैं विविधात्मक परीक्षण यानी कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस। इसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। तो गर्भ परीक्षण के डिफरेंशियल डायग्नोसिस में सबसे पहले हम बात करते हैं पायोमेट्रा, यानी कि जब हम गर्भ परीक्षण जब पशु का करने गए तो पशुपालक ने हमें बताया कि भाई हमारा पशु जो है 4-5 महीने से ताव पे यानी कि जाग पे भी नहीं आया है, तो ये हो सकता है कि ज्ञावन हो, तो आप इसका गर्भ परीक्षण कर दीजिए। तो अब हम ऐसे पशु का गर्भ परीक्षण करने जा रहे हैं जिसके अगर पायोमेट्रा है तो हमें क्या क्या महसूस होगा। सबसे पहले हमें सर्विक्स को पकड़ना है, सर्विक्स के हमें आगे हमें यूट्रस मिलेगा, यूट्रस में या तो एक तरफ या फिर दोनों तरफ हमें पस महसूस होगी। पायोमेट्रा का मतलब है पस इन द यूट्रस, यानी कि यूट्रस के अंदर मवाद आ गई है किसी भी वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, ब्याने के बाद या किसी भी वजह से जब पशु के बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाता है तो
पशु के बच्चेदानी में मवाद पड़ जाती है, तो जब पशु की बच्चेदानी में मवाद पड़ जाएगी तो उसकी टोनिसिटी जो है वो कम जैसे अगर पशु ज्ञावन है तो जो यूट्रस है उसमें टोनिसिटी यानी कि टाइटनेस मिलेगी। लेकिन अगर पशु के यूट्रस में यानी कि बच्चेदानी में मवाद है तो वो डफी महसूस होगा, उसमें टोनिसिटी नहीं रहेगी और उसको हम दबाएंगे तो वो दब जाएगा। और हो सकता है जब हम दबाएं गाय या भैंस की यूट्रस को तो हमें वेजाइना से पस बाहर आता हुआ भी महसूस होगा। इसी के साथ हमें एक दोनों में से एक ओवरी पर कार्पस लूटेम भी मिल सकती है। और पायोमेट्रा में क्या होगा, यूट्रस की जो वाल है वो थिक हो जाएगी यानी कि मोटी हो जाएगी, जबकि जो अगर पशु ज्ञावन होता है तो यूट्रस यानी कि बच्चेदानी की जो वाल है वो थिन हो जाती है। पायोमेट्रा में जो है यूट्रस जो है वो पेल्विक कैविटी में ही हमें मिलेगा ये, और यूट्रस जो है अटोनिक हो जाएगा यानी कि टोन नहीं रहेगी और वो डफी हो जाएगा। इसी के साथ हम आपको बताना चाहेंगे अगर पायोमेट्रा है गाय या भैंस के तो हमें कोटिलिडन भी महसूस नहीं होगी, फ्रीमाइटिस भी महसूस नहीं होगी, और इसी के साथ साथ जो है फिटल बम्प यानी कि फिटस को जब हम दबाते हैं तो वो वापस आता है, तो इस तरीके से हमें महसूस नहीं होगा। जब हम उसे दबाएंगे तो वो नीचे ही रह जाएगा, और हम गर्भाशय को जब दबाएंगे तो वल्वा से वेजाइना से होते हुए हमें पस आता हुआ महसूस होगा, और हमें दोनों ओवरीज में से एक ओवरी में जो है कार्पस लूटेम मिलेगी। हम गर्भ परीक्षण के दूसरे डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करते हैं यानी कि म्यूकोमेट्रा। म्यूकोमेट्रा का मतलब है जो पशु के गर्भाशय में जो है म्यूकस का बढ़ जाना। जब पशु के गर्भाशय में म्यूकस मर जाएगा तो ये थोड़ा टोनिक हो जाएगा, इसकी वाल भी थिक हो जाएगी, और यूट्रस जो है पेल्विक कैविटी में हमें मिलेगा। जब गाय या भैंस के म्यूकोमेट्रा यानी कि म्यूकस जब बच्चेदानी में भरा हुआ होगा तो यूट्रस की जो वाल है वो थिक और टोनिक हो जाएगी, लेकिन हमें जो है कोटिलिडन, फिटस और फ्रेमाइटिस हमें महसूस नहीं होंगे। इसी के साथ हमें फिटल बम्प भी महसूस नहीं होगा, और जो है ओवरीज पर हमें ल्यूटेल सिस्ट हमें मिलेगी। म्यूकोमेट्रा में जो दोनों हॉर्न है वो डिस्टेंडेड यानी कि विस्तारित यानी कि फैले हुए मिलेंगे। अब हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस में बात करते हैं हाइड्रोमेट्रा। हाइड्रोमेट्रा का मतलब है पशु के जो बच्चेदानी है उसमें वाटरी फ्लूइड का इकट्ठा हो जाना। जब पशु की बच्चेदानी में वाटरी फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा तो उसकी वाल हमें थिन महसूस होगी, और इसी के साथ हाइड्रोमेट्रा में हमें जो गर्भाशय है वो टोनिक मिलेगा। यूट्रस जो है पेल्विक कैविटी में हमें रखा हुआ मिलेगा, वहीं पे हमें महसूस होगा पेल्विक कैविटी में। दोनों हॉर्न है यूट्रस के जो दोनों हॉर्न हैं वो हमें बढ़े हुए मिलेंगे, यानी कि उनकी साइज बढ़ जाएगी, और इसी के साथ हमें फ्रेमाइटिस और कोटिलिडन महसूस नहीं होंगे और फिटल बम्प भी महसूस नहीं होगा। पशु के गर्भ परीक्षण के जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है उसमें बात करते हैं ममीफिकेशन की। ममीफिकेशन का मतलब क्या होता है, पशु के अंदर जो फिटस है उसकी डेथ हो जाती है, और जो उसका जो फ्लूइड है, जो सारा फ्लूइड है उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, तो इसको हम ममीफिकेशन बोलते हैं। जिस तरीके से मम्मी होती है उस तरीके से फिटस अंदर रहेगा, और इसमें पशुपालक ये कहेगा कि हमारा पशु पहले तो ज्ञावन था, इसकी फिटल मूवमेंट भी हमें महसूस होती है, लेकिन ये कई दिनों से ब्याह नहीं रहा है, तो हमें लॉन्ग टर्म ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि हमें प्रेगनेंसी, पशुपालक कहेगा कि ये कई महीनों से ज्ञावन है, इसके ब्याने का टाइम भी आ चुका है, लेकिन वो निकल भी चुका है और पशु हमारा अभी तक ब्याया भी नहीं है। और इसी के साथ जो यूट्रस की वाल है वो हमें थिक महसूस होगी, और जो यूट्राइन हॉर्न है वो असिमेट्रिकल यानी कि एक बड़ा और एक छोटा मिलेगा। और जब हम पशु की जो है गर्भाशय यानी कि बच्चेदानी को देखेंगे तो वो एक बॉल की तरह महसूस होगी, हार्ड सी हमें वो महसूस होगा।
ममिफिकेशन में हमें यूट्रस के अंदर कोई भी फ्लूइड महसूस नहीं होगा, कोई भी पानी भरा हुआ महसूस नहीं होगा। इसी के साथ हमें कोटिलिडन भी महसूस नहीं होंगे, फ्रेमाइटिस भी महसूस नहीं होगी और फीटल बम्प भी हमें महसूस नहीं होगा। अब हम गर्भ परीक्षण के अगले डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करते हैं। इसका नाम है मैसेरेशन। मैसेरेशन में क्या होता है, फीटस की डेथ हो जाती है। डेथ हो जाने के बाद जो फीटस के जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उनका लिक्विफिकेशन हो जाता है। लिक्विफिकेशन हो जाने से क्या होता है, जो सिर्फ हमें जो फीटस है उसकी बोन्स बची रह जाती हैं और हमें फीटस की बोन्स महसूस होती हैं और जो यूट्रस की जो वाल है वो थिक हो जाएगी और वो डफी महसूस होगा। इसके साथ साथ जब मैसेरेशन हो जाता है तो हमें कोटिलिडन भी महसूस नहीं होंगे, फ्रेमाइटिस भी महसूस नहीं होगी और फीटल बम्प भी महसूस नहीं होगी। कभी कभी जो है एनिमल की जो है सर्विक्स ओपन मिलती है जिसमें से हमें डिस्चार्ज आता हुआ मिलता है। ये थे गर्भ परीक्षण के डिफरेंशियल डायग्नोसिस जिसमें था म्यूकोमेट्रा, पायोमेट्रा, हाइड्रोमेट्रा, मैसेरेशन, ममिफिकेशन एंड हाइड्रोमेट्रा। ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि जब हम गर्भ परीक्षण करें तो ये पता लग जाए कि पशु ज्ञावन है या उसको और कोई जो है दूसरी प्रॉब्लम है, तो फिर हम इन सब जो भी हमें कंडीशन मिलती है प्रेगनेंसी के अलावा तो हम उसका फिर ट्रीटमेंट करेंगे। अब हम बात करते हैं गर्भ परीक्षण के तीसरे तरीके की, वो है लेबोरेटरी टेस्ट। तो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, गर्भ परीक्षण के गाय और भैंसों में गर्भ परीक्षण के 3 तरीके होते हैं। पहले तो हम साइन एंड सिम्टम्स यानी कि लक्षणों के आधार पर गर्भ परीक्षण कर सकते हैं, गर्भ की जांच कर सकते हैं। दूसरा है प्रेगनेंसी डायग्नोसिस का दूसरा तरीका है पर रेक्टल एग्जामिनेशन ऑफ फीमेल जेनाइटेलिया, यानी कि हम जो है गाय या भैंस के जो है जेनाइटल अंग हैं उनको हम महसूस करके बता सकते हैं कि पशु ज्ञावन है या नहीं है या फिर अन्य और स्थिति है। इसी में तीसरा गर्भ परीक्षण में तीसरा तरीका आता है वह है लेबोरेटरी टेस्ट। लेबोरेटरी टेस्ट में जो सबसे पहला तरीका है मैं आपको बताना चाहता हूँ वह है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का हम एग्जामिनेशन करेंगे। इसका रेडियो इम्यूनो इसमें क्या होता है, हम जो है ये 80 से 90% एक्यूरेसी इसकी मानी गई है और जब पशु 18 से 23 दिन का ज्ञापन होता है तब हम उसका जो है मिल्क यानी कि दूध, प्लाज्मा या सीरम लेके रेडियो इम्यूनो से करते हैं। अब जब हम मिल्क और पशु का मिल्क और जो प्लाज्मा है उसका रेडियो इम्यूनो से जब हम करेंगे तो अगर हमें रिजल्ट में क्या मिलता है कि अगर हम मिल्क का सैंपल को प्रोजेस्टेरोन के लेवल जांचने के लिए जब चेक करते हैं तो गाभन गाय या भैंस के जो है दूध में अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल 4 नैनोग्राम पर ml से ज्यादा मिलता है तो इसका मतलब है कि हमारी गाय और भैंस जो है वो ज्ञावन है। इसी तरीके से अगर हम प्लाज्मा को लेकर के प्रोजेस्टेरोन एस्टिमेशन करते हैं रेडियो इम्यूनो मेथड से और अगर हमें रिजल्ट में ये मिलता है कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल 1 नैनोग्राम पर ml से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि हमारी गाय और भैंस जो है वो ज्ञावन है। अब हम आपको बताना चाहिए कि जो लेबोरेटरी टेस्ट है गर्भ परीक्षण के जो लेबोरेटरी टेस्ट है लेबोरेटरी मेथड है उसमें दूसरा तरीका है बेरियम क्लोराइड मेथड। बेरियम क्लोराइड मेथड में हम क्या करते हैं 5 ml यूरिन यानी कि पशु का पेशाब लेंगे और 5 ml जो है बेरियम क्लोराइड का 1% वाला सॉल्यूशन लेंगे और दोनों को मिक्स कर देंगे। इन दोनों को टेस्ट ट्यूब में हम जब अच्छे से मिक्स करेंगे और 1-2 मिनट के लिए रख देंगे और अगर अब हमें रिजल्ट में टर्बिडिटी यानी कि प्रेसिपिटेशन यानी कि अवक्षेपण अगर हमें मिलता है
इसका मतलब है कि पशु ज्ञावन नहीं है। और हमें कोई भी टर्बिडिटी या प्रेसिपिटेशन मिलता है तो इसका मतलब है कि पशु ज्ञावन नहीं है। और अगर हमें टर्बिडिटी यानी कि प्रेसिपिटेशन या अवक्षेपण नहीं मिलता है, यानी कि दोनों के बीच में कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है, तो इसका मतलब है कि हमारा पशु जो है वो ज्ञावन है। अब गर्भ परीक्षण में जो लेबोरेटरी टेस्ट का तीसरा तरीका है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, 0.25 ml जो है वो सर्वाइकल म्यूकस लेंगे और 5 ml जो है 10% वाला NaOH लेंगे। अब हम इस सॉल्यूशन को जो है गर्म करेंगे जब तक कि इसमें थोड़ा सा उबाल ना आने लगे, और इसके बाद हम इसके रिजल्ट का एग्जामिनेशन करेंगे। तो बॉइलिंग करने पर अगर हमें ऑरेंज कलर मिलता है तो इसका मतलब है कि पशु 80 से 90% उसके जो है ज्ञावन होने के चांस है। और अगर हमें पीला कलर मिलता है इसका मतलब है कि हमारा पशु जो है वो ज्ञावन नहीं है। अब हम बात करते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी की। अल्ट्रासोनोग्राफी है जो स्मॉल एनिमल्स में ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि शीप एंड गोट्स, डॉग एंड कैट यानी कि भेड़, बकरी और कुत्ता बिल्लियों में इस्तेमाल की जाती है। ये क्विक यानी कि जल्दी से हो जाने वाला रिलायबल और सेफ मेथड है। इसमें जो प्रोब होती है उससे यूट्रस को देखा जाता है अल्ट्रासाउंड वेव्स के माध्यम से। इसी के साथ रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन से भी गर्भ परीक्षण किया जा सकता है। इसमें एक्सरे लिया जाता है और ये स्मॉल एनिमल में किया जाता है। एक्सरे लेकर के यूट्रस का जो है एब्डोमिनल कैविटी का जो है एक्सरे लिया जाता है और उसको आधार पर गर्भ का परीक्षण किया जाता है। अब हम आपको फीटल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के बारे में बताना चाहेंगे। ये टेक्निक जो है गाय में, भेड़ों में और घोड़ों में यूज की जाती है। इसमें जब इन पशुओं के अंदर ट्विंस हो, ट्रिपल हो या फिर 4 बच्चे हों तब इस मेथड को उपयोग में लिया जाता है। अब हम आपको बताना चाहेंगे अशीम जोडेक टेस्ट, यानी कि इसको एजेर टेस्ट भी कहते हैं। इसमें क्या है, ये एक बायोलॉजिकल मेथड है गर्भ परीक्षण का। इसमें जो है हम गोनेडोट्रोपिन हार्मोन को चेक करते हैं। अब हम आपको क्यूबोनीस टेस्ट के बारे में बताना चाहेंगे। क्यूबोनीस टेस्ट जो है, जो ज्ञावन घोड़ियां होती हैं उनके यूरिन में जो है एस्ट्रोजेनिक हार्मोन का लेवल पता करने के लिए किया जाता है। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि जो लेबोरेटरी टेस्ट है उसमें एक नया तरीका है, वो है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ वेजाइनल म्यूकस। यानी कि हम वेजाइनल म्यूकस लेंगे, उसकी स्लाइड बनाएंगे और उसको जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसमें हमें अगर बड़ी बड़ी सी कोशिकाएं मिलती हैं और न्यूक्लिएटेड भी होंगी तो इसका मतलब है कि जो पशु जो है वो ज्ञावन है। और प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के लेबोरेटरी मेथड में स्कैनिंग भी एक मेथड होता है। इस मेथड को जो है शीप यानी कि भेड़, बीच यानी कि कुतिया, केटल यानी कि गाय और मेयर यानी कि घोड़ियों में प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के लिए किया जाता है। ये सभी हमने जानकारी दी है। इसमें हमने बताया है कि पशु पालकों को गर्भ परीक्षण क्यों करवाना चाहिए, इसका क्या महत्व है। इसी तरीके की कई जानकारियां हम अपने YouTube चैनल एनिमल वेट केयर के माध्यम से पशु चिकित्सकों को और जो हमारे जूनियर डॉक्टर हैं और जो हमारे पशुधन सहायक हैं उनको देते रहते हैं, ताकि वो अपनी जो है एफिशिएंसी बढ़ा सके और पशुओं को ज्यादा से ज्यादा लाभ, पशुपालकों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दे सकें। आप हमारे YouTube चैनल पे अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई है तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। आप जितना ज्यादा हो सके फेसबुक पे शेयर कीजिए। इसी के साथ अगर आपको कोई चीज हमसे पूछनी है तो आप कमेंट में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको किसी अन्य टॉपिक पे जानकारी चाहिए पशुपालन से संबंधित
तो आप कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। हमसे जहाँ तक संभव हो सकेगा हम आपको आसान भाषा में पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ आप हमारे YouTube चैनल पे और भी कई जानकारियाँ देख सकते हैं, जैसे कि गाभिन पशु की देखभाल जो है किस तरीके से करना चाहिए, नवजात बछड़े का हमें किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए, पशुओं में जब हम टीकाकरण करते हैं तो हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, और कई बार पशुओं में टीकाकरण करने के बाद भी जो है पशुओं में टीकाकरण फेल हो जाता है, यानी कि जो है पशु में उस रोग के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न नहीं हो पाती है। ऐसा क्यों होता है? इसी के साथ साथ जो टीकाकरण करते समय क्या क्या एबनॉर्मल स्थितियां उत्पन्न हो सकती है, इसके बारे में भी हमने बताया है। इसी के साथ साथ हमने मेस्टाइटिस यानी कि थनैला के बारे में बहुत अच्छे से पूरी जानकारी देने की कोशिश की गई है, और हमने एफएमडी के बारे में पूर्ण जानकारी दी है। एफएमडी के साथ साथ एफएमडी और फुट रोट में अंतर हमने बताया है। आप हमारे यूट्यूब चैनल एनिमल वेट केयर पे देख सकते हैं। इसी के साथ हमने लेंटाना कमारा के बारे में हमारे यूट्यूब चैनल पे बताया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। इसी के साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे हमने डिस्टोकिया यानी कि जब बच्चा फंस जाता है तो उससे को किस तरीके से सोल्व करना चाहिए, उसके हमने अच्छे से डायग्राम फोटो बना करके अच्छे से समझाया है। इसी के साथ साथ जब कई बार पशु का फूल यानी कि बच्चेदानी बाहर आ जाती है तो हमें उसका किस तरीके से ट्रीटमेंट करना चाहिए, किस तरीके से एपिड्यूरल एनेस्थीसिया लगाना चाहिए, किस तरीके से सोचिंग करना चाहिए, और पशुपालकों को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए कि जिससे जो है पशु फूल ना निकाले यानी कि बच्चेदानी ना निकाले। इस तरीके की कई जानकारियां हमने पशुपालक भाइयों को देने की कोशिश की है, ताकि पशुपालक जो है थोड़ी सी जानकारी के ही उस पाकर के ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके, और अगर पशुपालकों को कई छोटी छोटी जानकारियां नहीं होती है तो उनको कई बड़े नुकसान भी उठाने पड़ जाते हैं। धन्यवाद।